भाई अपनी बहन को हमेशा के लिए ले आया मायके। दरवाजे की घंटी बजते ही सिमी ने दरवाजा खोला। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति अनुज और उसकी शादीशुदा ननद प्रीति को देखा। आप दोनों भाई बहन में जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है। अनुज, आप छोटी सी बात पर अपनी बहन को सारे सामान के साथ ससुराल से मायके ले आए। और प्रीति, तुमने ससुराल छोड़ने से पहले एक पल को भी नहीं सोचा। सिमी अपने पति और ननद पर बरस पड़ी। कुछ तो सोच समझकर बोला करो, अंदर तो आने दो मेरी बहन को। क्या कुछ नहीं सहन किया बेचारी ने? ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हें उसे मानसिक सहारा देना चाहिए और तुम ताने देने से बाज नहीं आ रही हो। अनुज सिमी पर चिल्लाकर बोला। दरअसल 2 दिन पहले अनुज ने अपनी बहन प्रीति का हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया था। उसकी आवाज से उसे तुरंत पता चल गया कि प्रीति के ससुराल में उसके साथ फिर से बदसलूकी की गई है। प्रीति के लिए अनुज पिता समान था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और 2 साल पहले माँ भी चल बसी। आज जब अनुज प्रीति के ससुराल पहुंचा तो दरवाजा प्रीति ने खोला। उसकी आंखें सूजी, उदास चेहरा, चेहरे पर उंगलियों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके पति रितेश ने फिर से उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अपने भाई को देखते ही प्रीति रोते हुए उसके गले लग गई। प्रीति की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में प्रीति ने एक पल भी सुकून का नहीं बिताया था। उसके पति को नशा करने की बुरी लत थी। नशे में वो अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर प्रीति के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। प्रीति ने इस बात की जानकारी अपने भाई भाभी को दी तो उसकी भाभी सिमी ने उससे कहा, थोड़ा संयम रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रीति की सास ने भी प्रीति को ही समझा दिया कि एक बच्चा गोद में आते ही, एक पिता की जिम्मेदारी सर पर पड़ते ही रितेश सुधर जाएगा। शादी के 3 साल बाद भी जब प्रीति मां नहीं बन सकी तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि प्रीति में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। कमी शायद रितेश में हो, इसलिए रितेश को अपनी जांच करानी चाहिए। रितेश और उसकी मां जांच कराने के लिए तैयार नहीं हुए। जांच में शायद रितेश की कमी सामने आ जाए, इसलिए जांच कराने से डरते थे। तब से दोनों माँ बेटे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत के अनुसार प्रीति पर उन्हें वारिस ना देने के ताने कसते। रितेश, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे प्यार के सहारे सारी उम्र बिता सकती हूँ। मैं तुम्हें टेस्ट करवाने को भी मजबूर नहीं करूँगी। बस तुम मेरे साथ बेरुखी मत दिखाओ। प्रीति ने रितेश से यह तक कह दिया था। अब तो रितेश अपनी गलती छुपाने के लिए बात बात पर प्रीति पर हाथ तक उठा देता था। प्रीति के भाई अनुज ने कई बार रितेश और उसकी मां को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका हमेशा यही जवाब रहता, रहना है तो ऐसे ही रहे, नहीं तो आप लोग इसे ले जा सकते हैं। दूसरी शादी के लिए हमारे पास कई लड़कियों के प्रस्ताव हैं। प्रीति के लिए अब ये सब बर्दाश्त के बाहर था। इस बार जब अनुज प्रीति के ससुराल आया तो वह हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर उसके साथ मायके आ गई। लेकिन प्रीति का ससुराल छोड़कर मायके आ जाना उसकी भाभी सिमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे दिन जब प्रीति को घर में काम करते हुए अनुज ने देखा तो उसने सिमी से पूछा, आज कामवाली नहीं आई है क्या? मैंने कामवाली को निकाल दिया है। हम 5 लोग ही तो हैं घर में, हम 3 और 2 बच्चे, 5 लोगों का काम ही कितना रहता है। प्रीति भी तो सारा दिन खाली नहीं बैठी रहेगी। अरे कुछ तो दया दिखाओ, प्रीति को संभलने का मौका तो दो। कितने दर्द से गुजर रही होगी मेरी बहन, इस बात का कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? बड़ी भाभी माँ समान होती है, इस वक्त तुम्हें उसे प्यार और अपनापन देना चाहिए, पर तुमने तो उसे नौकरानी बना दिया। शादी के बाद वह मेरे लिए पराई नहीं हो गई है।
जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें उसका साथ देना चाहिए, अनुज ने कहा। सिमी का मन क्रोध और ईर्ष्या से भर उठा। वो बोली, मैं ही बुरी हूँ ना, तो संभालो ये घर तुम दोनों भाई बहन, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ मायके। प्रीति ने सिमी को रोकने की बहुत कोशिश की। भाभी, कुछ समय के लिए मुझे सहारा दे दीजिए, मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ी होकर दूर चली जाऊंगी, फिर आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन सिमी अपनी जिद के चलते अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। इधर जब सिमी अपने मायके पहुंची तो कुछ दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा, मगर हफ्ते भर बाद सिमी की भाभी का व्यवहार उसके प्रति रुखा होने लगा। बात बात पर वो उसे ताने देती कि मायके में इतने दिनों तक नहीं रहा जाता। भाभी, आपने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, जानती है ना कि मेरा बेटा यह सब्जी नहीं खाता, उसके लिए आपको कुछ और बनाना चाहिए था। सिमी ने अपनी भाभी से एक दिन कहा, यह नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे, तुम क्यों नहीं काम में मदद करती, अब तुम 2-4 दिन की मेहमान तो हो नहीं, मायके में रहना है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। सिमी की भाभी ने कहा। मायके में सिमी से कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। अनुज अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सिमी से कोई संपर्क नहीं किया। एक दिन सिमी ने अपनी भाभी को अपने भाई से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि सिमी कब तक यहाँ बैठी रहेगी, अब मुझसे उसकी और उसके बच्चों की चाकरी नहीं करी जाती। आप लोगों को तो उसकी गलती नजर नहीं आती, आप मुझे ही मेरे मायके छोड़ आइए, जब वह चली जाएगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। वह तो पत्नी, भाभी, सब रिश्तों का फर्ज भूल बैठी है और मुझे मेरे फर्ज और जिम्मेदारी गिन गिन कर बताती है। यह सुनकर सिमी को एहसास हुआ कि जिस तरह से उसकी भाभी के बर्ताव से उसे बुरा लग रहा है, उसी तरह उसके बुरे बर्ताव से उसकी ननद प्रीति का दिल कितना दुखता होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा थी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। उसने आगे बढ़कर देखा तो प्रीति भारी मन से अपना सामान सूटकेस में पैक कर रही थी और अनुज भरी आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। सिमी आत्मग्लानि से भर गई। भैया, भाभी आ गई, प्रीति खुशी से चिल्लाई। अनुज बाहर आया और आगे बढ़कर उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। सिमी ने अनुज से आंखों ही आंखों में माफी मांगी। प्रीति, कहाँ जा रही हो? सिमी ने पूछा। भाभी, वो मुझे नौकरी मिल गई है, मेरा ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर है, आने जाने में काफी समय बर्बाद होगा, इसलिए ऑफिस के पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल में मैंने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो आप भैया को छोड़कर वापस मायके नहीं जाएंगी ना? प्रीति ने कहा। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, मुश्किल समय में भी तुम्हें अकेला कर दिया। कोई अपना जब मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ दे तो कैसा लगता है, अब मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रीति, अब तुम अपने परिवार के साथ इसी घर में रहोगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। अनुज जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति की नई जिंदगी शुरू करने में मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। सारे गिले शिकवे आज आंसुओं में बह गए थे। बहू, क्या तुम्हारा बेटा मेरा कुछ नहीं लगता? सुहाना और उसकी सास रेवती जी में आज किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सुहाना अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रात को जब खाने का समय हुआ तब भी सुहाना खाना खाने नहीं आई। आखिर रेवती जी ही सुहाना के लिए एक थाली में खाना लेकर उसके कमरे में चली गई।
अपनी सास को खाना लाता देख सुहाना ने एक बार फिर नाराजगी दिखाई। मुझे नहीं खाना, सुहाना बोली। ठीक है, गुस्सा कर ले, पर खाने पर नहीं, खाना तो खा ले, बाद में फिर गुस्सा कर लेना, चेहरे पर मुस्कान लाकर रेवती जी बोली। लेकिन सुहाना कुछ ज्यादा ही नाराज थी। रेवती जी बोली, आज जब मैं सास बनी हूँ तो मुझे मेरे बहू वाले दिन याद आ गए। चल तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब तेरा पति आरव सिर्फ 4 साल का था। उसकी किसी गलती पर मेरी सास ने उस पर हाथ उठा दिया। मैं बड़े गुस्से में बोली, मम्मी जी आपने आरव पर हाथ क्यों उठाया? वो बच्चा है, कोई गलती कर दी थी तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसको कैसे सुधारना है, कैसे रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप आगे से इसमें कोई दखलंदाजी ना करें। मैं बिना सोचे समझे अपनी सास से बोले जा रही थी। रेवी पोता तो वो मेरा भी है, क्या मेरा उस पर इतना भी हक नहीं कि अगर वो कुछ गलती करे तो मैं उसे डांट सकूं? हाँ, तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। मेरी और तेरी दादी सास की बहस चल ही रही थी कि तेरे ससुर जी वहाँ आ गए। मेरा इस तरह बेलगाम बोलना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मुझ पर जोर से चिल्ला पड़े। अब तो मुझे ये ही लगने लगा था कि ये भी अपनी माँ की ही तरफदारी कर रहे हैं। बिना ये सोचे समझे कि गलती किसकी है, मैं अपनी सास से गुस्सा हो गई। छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती है कि हम समझ नहीं पाते कि मूल बात क्या थी, और जिद व बहस हमारे जीवन में इस तरह घुसपैठ कर जाती है कि हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। इस बात के बाद दिन निकलते गए। मेरा और तेरे ससुर जी का रिश्ता तो वापस सामान्य हो गया, लेकिन मैं अपनी सास से अभी भी नाराज ही थी। तेरी दादी सास स्वभाव से बहुत ही शांत महिला थी। बिना किसी बात के वो गुस्सा नहीं करती थी। वह जानती थी कि ये जो भी कुछ हुआ है वह हर सास बहू के बीच होता है। जहाँ 4 बर्तन होंगे तो आपस में आवाज भी तो करेंगे ही, लेकिन मेरी नादानी हमारे रिश्ते को सामान्य होने ही नहीं दे रही थी। मेरी सास घर में कुछ भी खाने के लिए बनाती तो मैं या उसे खाती ही नहीं थी या फिर बहुत ही बेमन से थोड़ा सा चख लेती थी। लेकिन बदले में उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। उन्हें पूरा यकीन था कि कभी कभी तो मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा ही, और वह मौका भी आ गया। एक दिन सुबह सुबह सासू जी ने सर्दियों के लड्डू बनाए और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरी थाली में भी एक लड्डू परोस दिया। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार लड्डू का 1/4 हिस्सा लेकर बाकी का लड्डू डिब्बे में डाल दिया। सासू माँ ने एक बार फिर कोशिश की, रेवती एक लड्डू तो खा लो बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। इतना कहकर मैंने बात खत्म कर दी। उसी रात मेरे भाई भाभी का आना हुआ। भैया भाभी को अचानक आया देख मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मेरे मन में ये डर भी था कि सासू माँ कहीं मेरी शिकायत उनसे ना कर दे। सासू माँ उस समय खाना खा रही थी। जैसे ही मेरी भाभी अंदर आई, उन्होंने मेरी सास के पाँव छुए। अपने साथ लाए हुए डिब्बे में से सर्दी का लड्डू निकाल कर बोली, मम्मी जी जरा चख कर तो बताइए कैसे बनाए हैं। मैंने लड्डू, हम यही पास में ही बाजार किसी काम से आ रहे थे तो सोचा थोड़े लड्डू आप लोगों के लिए भी ले चले। मेरी भाभी के दिए लड्डू को सासू जी ने न केवल बड़े चाव से खाया, साथ ही लड्डू की भरी पूरी प्रशंसा भी की। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब बारी मेरी थी। जैसे ही भाभी मुझे लड्डू खिलाने लगी, मैं बोल पड़ी, भाभी मुझे ये लड्डू ज्यादा पसंद नहीं है। अरे दीदी, आपको कब से ये लड्डू पसंद नहीं आने लगे? मैंने तो जब से शादी के बाद देखा है, आपने तो ये लड्डू बड़े ही चाव से खाए हैं। मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी थी। सुबह जिन लड्डुओं के लिए अपनी सास को मना कर दिया था,
उनकी पोल आज भाभी ने खोल दी थी और इतनी ही देर में भाभी ने लड्डू मेरे मुंह में घुसा दिया। बताओ तो दीदी कैसे बने हैं ये लड्डू? हाँ भाभी, स्वादिष्ट बने हैं। बात को संभालते हुए मैंने फिर बोला, रुको भाभी, मम्मी ने भी सुबह लड्डू बनाए थे, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। लड्डू चखते ही मेरी भाभी बोली, मम्मी जी मानना पड़ेगा, आपके हाथ में तो जादू है। जो स्वाद आपके बनाए लड्डू में है वो मेरे लड्डू में तो आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद भैया भाभी तो चले गए, मगर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था। कितने महीनों से मैं अपनी सास के बनाए हुए खाने का अपमान करे जा रही थी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं न केवल सासू जी का अपमान कर रही हूँ बल्कि अन्न का भी अपमान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सासू जी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। मैंने देखा कमरे की लाइट जल रही है तो मैं उनसे बात करने के लिए चली गई। क्या हुआ रेवती बेटा, कुछ काम है? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने कितने महीनों से आपसे सीधे मुंह बात नहीं की है। सुबह भी जब आपने मुझे लड्डू दिया तो मैंने उसका अपमान किया, और आज जब भाभी लड्डू लाई तो आपने एक बार भी नाराजगी नहीं दिखाई। आपने तो उस दिन की बात भी उनसे नहीं करी और मेरी शिकायत भी नहीं की, लेकिन मैं कब से मन में आपके लिए बैर भाव पाले बैठी थी। आपकी सौम्यता ने आखिरकार मेरी अकड़ तोड़ ही दी। मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। गलती आरव की ही थी, मैं बेवजह ही आप पर चिल्ला पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दो मम्मी। करे बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। मैं भी कभी तुम्हारे जैसे बहू थी, मैंने भी ये सब दिन देखे हैं बेटा। जब जागो तभी सवेरा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, परिवार में नाराजगी चाहे कितनी भी हो कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं निकाला करते। घर में कोई भी चीज बनी हो तो उसे खुशी खुशी खाया करते हैं। अन्न हमारा भगवान होता है। हाँ मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी और आरव में भी यह आदत कभी नहीं आने दूंगी। इतना कहकर मैं उनके गले लग गई। हमारे रिश्ते के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। रेवती जी सुहाना को अपनी कहानी सुनाकर अतीत के पन्नों में कहीं खोसी गई थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें खाना खिला रहा है। देखा तो उनकी बहू सुहाना की आंखों में आंसू थे और वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। मम्मी जी, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी खाने पर गुस्सा नहीं करूँगी। मुझे भी आप आज की गलती के लिए माफ कर दीजिए। रिश्तों में अब प्यार की बहार बह चुकी थी। सारी कड़वाहट खत्म करके दोनों सास बहू ने साथ मिलकर खाना खाया।